बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा चैप्टर है पार्ट 3 क्लास 10 धातु और अधातु। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, पहले थोड़ा सा हम लोग ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पर पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका नाम है सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल का क्या क्या यूज है ये हम करेंगे 5वें चैप्टर में, क्या क्या पूरे डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं धातु क्या है और अधातु क्या है। देखिए इसमें आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक जो है टोटल आपके पास है 18 ग्रुप, इनको बोलते हैं हम समूह ग्रुप। और आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है इसको बोलते हैं आवर्त। आपके पास टोटल आवर्त है 7। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर 13 नंबर ग्रुप आप लोग देख रहे हैं। 13 नंबर जो ग्रुप है वो बोरोन से स्टार्ट हो रहा है और उससे जिगजैग में आप देखेंगे तो जिगजैग में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले बोरोन आ रहा है, फिर आपका सिलिकॉन आ रहा है, फिर आपका आर्सेनिक आ रहा है। इस तरह करके आपका एक जिगजैग करके सीढ़ियों की तरह आपने यहाँ लाइन बनी हुई है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये आपके हैं उपधातुएं और इससे उधर वाले सारी चीजें जो है वो आपके पास आती हैं अधातुएं। इससे इधर वाला सारी धातुएं, तो हम लोग इन्हीं के बारे में जो है डिटेल में करने वाले हैं, धातु, उपधातु और अधातु। तो चलिए अब बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है धातु, अधातु और उपधातु। तो चलिए पहले बात करेंगे धातु की। धातु मतलब मेटल। तो धातुएं होती क्या है, अगर जनरली बात करें तो धातु ऐसी वस्तुएं जो देखने में चमकदार हैं, जो आघात वर्धनता होती है। अब ये बताता हूं ये होता क्या है, आघात वर्धनता, तन्यता, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे चमकदार की। चमकदार का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी धातु है वो सारी की सारी चमकदार होती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो औरतें, हमारे घर की जो बहनें, हमारी जो माएँ हैं, वो क्या करती हैं, नाक में, कान में बहुत सारा सोने का पहनती हैं। तो ये जो सोने की है, ये सोना भी क्या आपके पास एक धातु है, ये कैसी है, देखने में चमकदार है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं लोहा लिख सकते हैं, आप लोग चांदी ले सकते हैं। ये सब की सब इनकी जो सतह होती है कैसी होती है, चमकदार होती है दिखने में। अगली बात करते हैं आघातवर्धकता। तो आघातवर्धकता क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को पीट के उसकी चादरें बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हमारा लोहा। तो लोहे को अगर आप देखेंगे आपके घरों में जो दरवाजे बने हुए, बहुत सारे घरों में पुराने टाइम में लोहे के दरवाजे लगे होते हैं, या फिर हमारे वॉशरूम्स वगैरह में दरवाजे जो होते हैं लोहे के होते हैं। अब लोहे की किस तरह से बनते हैं, जो लोहा होता है बेसिकली वो एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग पीट के चादर बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही हमारी है आघात वर्धनता। ठीक है, अगली बात करते हैं तन्यता। तो तन्यता क्या है, जितनी भी आपके मेटल्स है, जितनी भी धातु है वो कैसी होती है, तन्यता होती है इनमें। अब तन्यता का मतलब क्या है, इनको हम लोग खींच के तारे निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपका कॉपर, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये इनकी जो तन्यता होती है सबसे ज्यादा होती है। हालांकि जो गोल्ड है उसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है और आघात वर्धनता भी सबसे ज्यादा होती है। तो तन्यता क्या हुआ, हमारे पास धातुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे खींच के उनकी तारें बना सकते हैं। तो सबसे चीप जो है वो हमारे पास एल्युमिनियम और कॉपर है। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो 12 की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, इसको चाहिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो जब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। तो याद रखना जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपकी जो धातुएं हैं उनकी खासियत क्या है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है। तो अगली बात करते हैं, अगली है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। दूसरा हीट की बात कर लेते हैं। हीट मतलब उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो उष्मा के सुचालक के लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लोहे की छड़ लगाते हैं, उस पर जगह जगह पर मोम चिपका देते हैं। तो उसके एक किनारे से हम क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जो मोम है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां से क्या पता लगता है कि वो जो रॉड थी लोहे की, उसने क्या किया, उष्मा को सुचालक किया। इसी वजह से जहां जहां वो हीट गर्म होती जा रही है वहां पर मोम गिरना शुरू होता है। तो दूसरी चीज, हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, धातुओं के होते हैं, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो धातु होते हैं वो उष्मा की भी सुचालक होती है।
तो चलिए अगली बात करेंगे हम लोग अधातुओं की। देखिए जितनी भी हमने प्रॉपर्टी की है धातुओं की, उसका सारा का ऑपोजिट होगा आपकी अधातु। तो अधातु में क्या होगा, ये चमकदार नहीं होंगी। अब हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, वो हम एक्सेप्शन बाद में करेंगे। अगली है आघातवर्ता, तो ये आघातवर्ता भी नहीं होगी। पहली बात, आपकी जो धातु है आप लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 14 से लेके 18 तक, मतलब जो आपके ग्रुप 14 से लेके 18 तक है, जिसमें आपका कार्बन आता है, आपकी नाइट्रोजन आती है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, अधातु है। तो चमकदार नहीं होंगी, आघातवर्ता नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो एक आपके पास हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो 17 की अगर बात करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और आखिरी में कितने रह गए, 7। अब इसको क्या करना है, इस क्लोरीन को आखिरी में 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने का मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले लेगा। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बनेगा Cl नेगेटिव। अब ये नेगेटिव 1 नेगेटिव लगाओ या ना लगाओ, तो इसका नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका मतलब क्या, जो नॉन मेटल है आपके, दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो अगली बात करते हैं उपधातु। अब देखिए ये जो जिगजैग वाला हमने देखा था, जो जिगजैग वाला मतलब जो 13वें नंबर से शुरू हुआ था, बोरोन, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, ये सब जो थे ये आपकी क्या थे, उपधातु थे। अब उपधातु क्या होती है, उपधातु वो मटेरियल होते हैं, वो तत्व होते हैं जो आपके पास धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी को शो करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समय आने पर चमकदार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब हम बात करेंगे हमारे धातुओं की भौतिक विशेषताएं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं ये भौतिक विशेषता होता है क्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो दिखने में कैसी हैं, छूने में कैसी हैं, तो ये सारी चीजें हमारी होती है फिजिकल, मतलब जो दिखती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चमकदार सतह। तो जो हमारी धातुएं होती हैं उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, और भी कोई भी एटसेट्रा हम लोग कर लेते हैं इत्यादि। तो कोई भी आप धातु ले लेंगे, उसकी जो सतह होगी वो कैसी होगी, चमकदार होगी। तो पहली विशेषता ये होगी धातु की, जो धातु होती है उनकी सतह होती है चमकदार। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता कठोर। तो अब क्या होता है, जो आपकी धातु होती है वो जो भी आपका उसका स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसमें वो कठोर पाए जाते हैं, मतलब ठोस होती है। ठोस फॉर एग्जांपल आप लोहे की बात कर लीजिए, चांदी की बात कर लीजिए, इन सब की बात कर ले तो ये कठोर होती है। लेकिन आपके पास कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, जो आपकी कठोर नहीं होती। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो कठोर नहीं है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम बात करेंगे सोडियम की और पोटेशियम की। तो सोडियम और पोटेशियम ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जो बड़ी इतनी सॉफ्ट होती है कि सोडियम को तो हम लोग चाकू की मदद से भी हम लोग काट सकते हैं। अगली बात करते हैं तन्यता। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। अब देखिए तन्यता का मतलब समझ लेते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है, देखिए तन्यता का मतलब होता है जब हम किसी चीज में से तारे बना सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं तन्यता। तो अगर हम तन्यता की बात करें तो जो आपकी धातु होती है इनमें तन्यता जो है एक खासियत है। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी धातु है, धातु से हम लोग तारे बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, आपके घरों में जो बिजली की वायर होती है वो कॉपर मतलब तांबे की या फिर सिल्वर की मतलब एल्युमिनियम की होती है। और आप उन तारों को देखेंगे तो वो कैसे बनी है, आपके पास धातु थी तांबा या फिर एल्युमिनियम, उस तांबे और एल्युमिनियम से आपकी क्या बन गई है, तारे बन गई है। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा तन्यता होगी आपके सोने की। अगली बात कर लेते हैं आघात वर्धनता। देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास आघात वर्धनता। अब देखिए आघात का मतलब है जो चोट को सह सकती है। तो
तो इसमें क्या होता है, आपकी जो धातु होती है उसे आप चोट कर करके मतलब आघात पहुंचा पहुंचा के उसके क्या बना सकते हैं, शीटें बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दोबारा से ले लेते हैं हम अपना लोहा। तो लोहे को आप क्या कर सकते हैं, उसे पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं। जैसे हमारे घरों में आप लोग देखेंगे तो हमारे जो दरवाजे हैं वो सिक्योरिटी के लिए किस चीज के लगाए जाते हैं, लोहे के लगाए जाते हैं। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा आघात वजनता की, तो ये आपका क्या रहेगा, सोना रहेगा। सोने की जो आघात वजनता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे देख लें 10 ग्राम मतलब 1 तोला होता है, जिसे 1 तोले में आपको पूरा एक हार, बहुत बड़ा हार बन जाता है। तो ये किस वजह से बन जाता है, जो आपका सोना है वो उसकी आघात वजनता बहुत ज्यादा है, सुनार उसको पीट पीट के लंबी लंबी उसकी चादरें बना लेता है। तो चलिए अगली बात करेंगे हम लोग, 5th पॉइंट। ये आपके पास क्या करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। अब आवाज उत्पन्न करने का मतलब क्या, आवाज मतलब ध्वनि। तो देखिए आप लोग, आपके जो स्कूल है, स्कूल में आपने देखा होगा आपके स्कूल में बेल लगी होती है। तो बेल को आप क्या करते हैं, जैसे बटन प्रेस करते हैं वो बजने लग जाती है। तो वो किस वजह से बजती है, क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली कैप है वो किसकी है, धातु की बनी होती है। तो आप अगर देखें किसी भी धातु को देखें, अगर आप बजा के देखेंगे तो उसमें से आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल हम दरवाजे की बात कर रहे हैं, लोहे का बना है, उसको भी जब हम लोग खटखटाते हैं तो उसमें से भी आवाज आती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी धातु हैं जब आप उनको बजाएंगे, खटखटाएंगे, तो वो कैसे करते हैं, आपकी आवाज उत्पन्न करते हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, 6वां पॉइंट, इनकी डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं घनत्व। अब देखिए जो आपकी धातुएं हैं, इन धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए घनत्व ज्यादा होने का मतलब एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए घनत्व का मतलब होता है, यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आपके पास ये बॉक्स है, इसमें जो चीजें हैं वो कुछ इस तरह से। दूसरा बॉक्स है आपका ये, जिसमें चीजें क्लोजली पैक है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। आप देखेंगे इसमें उतनी जगह पे ज्यादा चीजें हैं और उतनी जगह में कम चीजें हैं। तो इसका मतलब इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आपकी जो धातुएं होती हैं उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पर यूनिट एरिया में जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी उसके पार्टिकल है, वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक है, बहुत अच्छे से पैक हो रखे हैं, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं और एक रुई का टुकड़ा लेते हैं, उतने ही स्पेस का। अगर आप उसे देखेंगे तो जो रुई का जो भार होगा वो कम होगा और लोहे का भार ज्यादा होगा, अगर हम स्पेस की बात करें तो। इसी को हम बोलते हैं उसका घनत्व जो है आपका ज्यादा होता है। अगली बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल स्टेट, 7वां। तो जो आपके धातु होते हैं वो आमतौर पर ठोस होते हैं। ठीक है, तो आपके जो धातु होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो ठोस होते हैं। रूम टेम्परेचर पे देखेंगे आप ठोस होंगे। इसका एक एक्सटेंशन हम लोग कर लेते हैं मरकरी। मरकरी मतलब पारा। तो जो पारा होता है, आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा, जो डॉक्टर जो है थर्मामीटर यूज करते हैं, वो आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को लगाते हैं। तो उसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। ये जो पारा है ये भी एक धातु है, लेकिन ये क्या होता है, आपके रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, ये आपका द्रव्य अवस्था में होता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला हमारे पास है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के सुचालक। चलिए, तो अब अगला पॉइंट है हमारे पास, विद्युत के सुचालक होते हैं। जो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसे और क्या होती है, विद्युत के सुचालक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उसमें से विद्युत को गुजारेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत उसमें से गुजर जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये विद्युत के सुचालक होते क्यों हैं। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकते हैं। तो जैसे ही हम करंट पास करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस करंट को लेकर के आगे पास कर देते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपके धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो चलिए अगली बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपका जो धातु होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। पहला लिथियम,
तो लिथियम एक ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा लो होता है, लेकिन जो लिथियम है वो हमारी पास क्या है, एक धातु है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पोटेशियम की, सीजियम एंड गैलियम, तो ये कुछ धातुएं हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो होता है। अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम को अगर आप अपने हथेली पे भी रखेंगे वो उसी के टेम्परेचर से पिघल जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं हिंदी में बोलते क्या। ये आपका होता है गलनांक। अब गलनांक का मतलब होता है किस टेम्परेचर पर कोई भी चीज गलना शुरू होते हैं, पिघलना शुरू होते हैं। और ये होता है क्वथनांक। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज बॉइल होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो धातु होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी तक हमने बात की जो धातु होती है उसकी भौतिक विशेषता की। अब हम बात करेंगे धातु की रासायनिक विशेषता मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो सभी के सभी जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, धातु प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगी आपके पास धातु ऑक्साइड। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कैसे बना। तो इसके लिए देख लेते हैं, मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव, एक की 2 पॉजिटिव। तो 2 2 कैंसिल, जब ये कंबाइन करेगा आपस में तो क्या बन जाएगा MgO। तो यहां से हमारे पास MgO बन गया। ठीक है, अब इसी का जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो पहली बात करते हैं इसी ऑक्सीजन की ये पानी में घुलनशील है या नहीं है। तो यस, ये जल में घुलनशील होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धातु की ऑक्साइड बनेगी वो पानी में जल में घुलनशील होगी। तो होगा क्या, आपके पास जो भी ऑक्साइड बनेगी, इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग, जैसे सोडियम ले लेते हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये आपके पास बन जाएगा Na2 ऑक्सीजन, मतलब इसमें बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो ये एक आपके पास बेस बन जाएगा NaOH। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बेस। तो अब देखिए हमारे पास ये जो धातु की ऑक्साइड हो गई है, तो इन धातु की ऑक्साइड की प्रकृति की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति, तो देखिए अगर प्रवृत्ति की बात करें, हमारी जितनी भी धातु होती है वो सारी कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो भी कैसी बनेगी, बेसिक इन नेचर बनेगी। तो सबसे पहली चीज, जितने भी धातु की ऑक्साइड बनेंगी वो आपकी बनेगी क्षारीय। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है आपके पास एक और कंसेप्ट आता है आपके पास, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होती हैं जो मेटल मतलब क्षारीय प्रकृति भी शो करती है और अम्लीय प्रकृति भी शो करती है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम। तो चलिए अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एक बार आपके साथ जो यहां पर एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए अगर कोई भी चीज एसिड के साथ मतलब अम्ल के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो कहते हैं यहां पर क्षारीय है। तो क्षार प्लस अम्ल क्या होगा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मतलब जल का एक कण बाहर निकलेगा। तो यहां से ये पता लग रहा है कि आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है यहां पर कैसी प्रकृति शो कर रहा है, क्षारीय प्रकृति शो कर रहा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या एक बेस है, मतलब एक क्षार है। ये क्या कर रहा है, एक रिएक्ट कर रहा है आपस में। तो रिएक्ट करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे आपका एक जल का कण निकल रहा है। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कभी कोई क्षार और अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है, जल का कण निकलता है। तो यहां से ये अगर क्षार के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक
अम्ल है। तो इसका मतलब यहां पर अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है। तो हुआ क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड ने पहले केस में हमें कैसा प्रकृति शो की, क्षारीय, और दूसरे एग्जांपल में इसने कैसी प्रकृति शो की, अम्लीय। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति अगर ये शो कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड के एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड ने पहले आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो यहां पर आपके पास बना जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो ये एक एसिड है, मतलब अम्ल है, तो इसका मतलब ये यहां पर क्या हो गया, एक क्षार हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास क्या है, एक बेस है, मतलब क्षार है। तो क्षार क्या है, ये आपका जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट निकल रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये कैसी प्रकृति शो कर रहा है, अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है। तो दो कंपाउंड यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट आपके निकल रहा है, एक है सोडियम एल्यूमिनेट और दूसरा है सोडियम जिंकेट। तो इन दोनों का आपने नाम याद रखना है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल है। और उभयधर्मी ऑक्साइड आपको बार बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपने दोनों एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका अभिक्रिया को करें उससे पहले आपने एक बात समझनी है कि सभी की सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो उसके लिए हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट चैप्टर में की थी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सिंपल पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे। उसके बाद जो मिडल रिएक्टिव है वो आपके पास क्या करेंगे, थोड़े गर्म पानी के साथ करेंगे। और उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो चलिए उसी के एग्जांपल देखेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो चलिए पहले हम देखेंगे ऐसी धातु जो आपके साथ अभिक्रिया करती है जल के साथ, सिंपल सादे जल के साथ, मतलब ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करे। तो उसमें आपका है सोडियम। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा वो क्या बनेगा, एक बेस बनेगा, एक क्षार बनेगा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब और कौन कौन सी धातु जो आपके सिंपल जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसमें आपके पास पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम भी सिंपल सादे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और कैल्शियम भी आपका सादे जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अगली बात करते हैं ऐसी धातु जो आपके पास गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो उसमें आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और पहले हमारा बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम जो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है, जब कभी भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा हर केस में। तीसरी बात करते हैं ऐसी धातु जो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें आपके पास एल्युमिनियम सबसे ऊपर है। तो एल्युमिनियम का आप देखेंगे तो एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, जल के साथ, तो ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। तो आपके पास एल्युमिनियम के अलावा जिंक और आयरन दो ऐसे जो एलिमेंट है, जो ऐसे क्या है, धातुएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसके अलावा कुछ धातु ऐसी भी है, मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होती है। तो वो क्या करती है, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो उसके एग्जांपल है आपके पास लेड, कॉपर और गोल्ड। अब देखिए गोल्ड जो है आपका वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इवन भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो इसीलिए हमारे घरों में जो औरतें होती हैं, चाहे हमारी बहनें हो चाहे हमारी माताएं हो, वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के रखती हैं नहाते हुए, चाहे वो गर्म पानी में नहाए या ठंडे पानी में नहाए। तो उनको पता है कि जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ, ना ही कोई वो बेस बनाएगा, ना ही वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो चलिए अगली बात करेंगे धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए यहां पर भी जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है, सबसे पहले हम समझेंगे ये जो अम्ल रहेंगे वो तनु रहेंगे। तो जब कभी भी आप अभिक्रिया की बात करेंगे तो तनु अम्लों की अभिक्रिया की बात करेंगे। तो तनु अम्ल जो अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ, क्या अभिक्रिया करते हैं, तो उसके लिए हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज की थी उसमें क्या था बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाले तीन, पोटेशियम है आपका, कैल्शियम है आपका और सोडियम है आपका। तो ये जो है जब रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ, वो भी तनु एसिड के साथ, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। दूसरा जो कम रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे है, वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेंगे। जैसे एल्युमिनियम की बात कर लें तो एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा बड़ी स्लोली रिएक्ट करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पर एक क्लोराइड बनेगा आपके पास और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो दोनों ही केस में आपके पास हाइड्रोजन गैस यहां से बनेगी। तीसरी बात करते हैं, इसमें कुछ आपके जो मेटल है ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। ये जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है। तो ये क्या करेंगे, कभी भी किसी भी
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं, देखिए अब हुआ क्या, आपके कुछ मेटल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड क्या है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा नीचे है, तो ये क्या करेगा, ये घुलेगा तो है नहीं, तो इसको घोलने के लिए साइंटिस्ट ने कोई एक अलग एक कंपाउंड बनाया जिसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। तो ये एक्वा रिजिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, ये आपको जो है समझ में जो पेपर है उसमें क्वेश्चन में आ जाता है। तो एक्वा रिजिया क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और कंसंट्रेटेड कौन नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोनों को मिला के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव तैयार किया जाता है, मतलब उसी समय तैयार किया जाता है। ये नहीं कि हम तैयार करके बोतल में भर के रख दें और बाद में इसको यूज कर लें, तो बाद में ये खराब हो जाता है। हम लोग करते क्या है, ऑन द स्पॉट इसको तैयार करते हैं, ऑन द स्पॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या नाइट्रिक एसिड, हम दोनों को मिला के। अब इनका रेशियो एक फिक्स रेशियो है, दैट इज 3:1। अगर आप 3 रेशो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 रेशो नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो जो आपके पास लिक्विड तैयार होगा उसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। अब इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये इतना स्ट्रॉन्ग एक एसिड बन जाता है जो किसी भी मेटल को, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग मेटल को, चाहे वो आपका गोल्ड हो या कोई भी मेटल हो, वो उसमें पिघला देते हैं। अब इसका यूज कौन करता है, तो इसका यूज करते हैं हमारे जो सुनार भाई हैं। सुनार भाई कैसे यूज करते हैं, हमारे जो घर की माताएं बहनें वो क्या करते हैं, अपने सोने या कोई भी चांदी के गहने जब उनके थोड़े गंदे पड़ जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग सुनार के पास जाएंगे अपने इसको चमकाने के लिए। तो सुनार क्या करता है, उसको डिप करता है उस एक्वा रिजिया के सॉल्यूशन में। तो उससे होता क्या है, तो उससे होता है जो आपके सोने की ऊपर वाली परत है वो उसमें गल जाती है, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो क्या करती हैं, उसको चमके हुए सोने को लेके घर आ जाते हैं। लेकिन सुनार का फायदा उसमें क्या है, वो उसमें पैसे नहीं लेगा धोने के, वो उसमें जो उसकी ऊपरी परत जो कट गई है उसको बाद में छान के निकाल लेता है। तो इस तरह से जो सुनार है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां से कमा जाता है। तो चलिए अब अगली बात करेंगे हम धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसमें भी आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत काम करेगी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो होगा क्या, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। ऐसे कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो दूसरे उन एलिमेंट की बात करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा देर से रिएक्ट करेंगे, हालांकि रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे जिंक है, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। कॉपर जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। अगली नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग धातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो सभी के सभी धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। पहली बात आप लोगों ने याद रखना, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो धातु है, वही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी। जैसे सोडियम है, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह अगर कैल्शियम है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। तो दोस्तों ये थी आपके पास धातुओं की रासायनिक और भौतिक विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करके हमारा हौसला थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग आगे की वीडियो और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा एनर्जी के साथ बना पाए और आप लोग विज्ञान को और ज्यादा इंजॉय कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।